करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे साल आपने क्या पढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा, है ना। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आप डिमांड एंड सप्लाई को लिंक कर लेते थे। वहां पर आप देख रहे थे कि एक इंडिविजुअल लेवल पर या मार्केट लेवल पर हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे होती थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे हम, एक मार्केट की भी बात नहीं करेंगे, पूरी कंट्री की बात करेंगे। तो अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है कि हमारी पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा। यहां बात करेंगे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे हम, डिमांड एंड सप्लाई। तो जब हम डिमांड की बात कर रहे थे वहां पर थोड़ा सा माइक्रो में बता दूं, डिमांड का मतलब याद है क्या क्या होता था। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने लिखा डिमांड, तो डिमांड का मतलब बताओ मुझे क्या होता था, व्हाट इज डिमांड, क्या होता था डिमांड का मतलब, किसी चीज की डिमांड, ये तो कोई मीनिंग हुआ नहीं है। डिमांड का मतलब क्या होता था, हम कहते थे डिजायर फॉर अ कमोडिटी। पहली चीज, अगर बात डिमांड से चल रही तो हम क्या कहते थे, किसी कमोडिटी की डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब अगर किसी चीज की डिजायर है साथ में आपके पास पैसा भी है उसे परचेज करने के लिए। दूसरी चीज, थर्ड बोलते थे हम विलिंगनेस टू स्पेंड, आप उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, तब वो जाकर डिमांड बनता था। बट डिमांड का मतलब वहां पर हमेशा ना क्या होता था, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड होती थी वो, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड। डिमांड हमेशा किसी एक कमोडिटी की होती थी, एप्पल की लगा लो, बनाना की लगा लो, पेन की लगा लो, ड्रेस की लगा लो, क्रॉकरी की लगा लो, किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड का मतलब होता था। यहां हम एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही मेरे पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर ऑल गुड्स। ऑल गुड्स का मतलब, ऑल गुड्स का मतलब जितने भी गुड्स आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं सबकी डिमांड को अगर टोटल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। मैंने अभी इसीलिए बताया डिमांड का मतलब अगर सिंपल डिमांड लिखा हुआ है तो ये पर्टिकुलर किसी एक कमोडिटी से रिलेटेड हो सकती है। और जब बात करूंगा मैं एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड में ना सब कुछ आ जाएगा जो भी आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। सब कुछ का मतलब एक पिन से लेकर एक प्लेन तक। अगर आपकी कंट्री में एक पिन प्रोड्यूस हो रही है उसकी कितनी डिमांड है, प्लेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कितनी डिमांड है। कहने का मतलब समझ रहे हो, जो भी चीज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस करी जा रही है, चाहे वो गुड है चाहे वो किसी तरीके की सर्विसेज है, सबकी डिमांड को अगर टोटल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो आपका एग्रीगेट डिमांड। यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही है, कैमरा, वायर, इलेक्ट्रिसिटी, टीचिंग सर्विसेज, शूज डाले हुए आपने, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप, लाइट, हर एक चीज की डिमांड को टोटल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। देखो क्या लिखा है एग्रीगेट डिमांड का मतलब, यहां पर कहता है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड। क्या लिखा है, सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जितने भी गुड्स, मैं बार बार जोर डाल रहा हूं, याद रखना है एग्रीगेट डिमांड का मतलब किसी एक कमोडिटी से नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड में सारी कमोडिटीज आ जाएंगे जो भी आपकी कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लिया जाएगा, एक अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब समझ लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए। corresponding to different levels of income, it is the desired expenditure। desired का मतलब planned होता है कि हमारी कंट्री कितना प्लान करके चल रही है, इतना एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में होना चाहिए। ये सारा प्लान वाला होगा, एक्चुअल नहीं होगा। एडी प्लान कि गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है या प्लानिंग अथॉरिटी ने प्लान किया हुआ है कि इस साल हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इतना रहना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर ये वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ये लिखना बहुत जरूरी है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अच्छा, ये इसी डेफिनेशन का ना ब्रेकअप दे दिया, एडी इज मेजर्ड ओवर अकाउंटिंग पीरियड, एडी चेंजेस विद लेवल ऑफ चेंज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम चेंज होगी एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम, बिल्कुल इसी बैलेंस में चलेगा। ये वाली बातें ना मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ एडी का मीनिंग समझो, ये सारे मैं टेबल के साथ बताऊंगा।
अच्छा, अब एडी को पढ़ने के लिए हमें दो रेफरेंसेस समझने जरूरी होते हैं। मैंने यहां पर देखो दो एडी के बारे में दो चीजें लिखी हुई हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस माइनस एम। ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। एग्रीगेट डिमांड चार चीजों को मिलाकर बनता है। पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा आ गया इसको वैसे तो हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नेट एक्सपोर्ट। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, इंपोर्ट माइनस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी कंट्री में गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करके लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री की डिमांड कम हो जाती है। अच्छा, फिर यहां मैंने लिखा हुआ है ये कब होगा? दिस इज इन ओपन इकोनॉमी। इकोनॉमी दो तरीके से डिवाइड होती है, एक होती है ओपन और दूसरी होती है क्लोज। ओपन इकोनॉमी वो होती है जहां पर गवर्नमेंट भी एक्टिवली काम कर रही हो, साथ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी एक्टिवली उस कंट्री में होता हो। आज के टाइम में हर एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी खुलकर काम करती है लगभग हर एक इकोनॉमी में, और इंटरनेशनल ट्रेड तो हर कंट्री कर ही रही है। तो जब बात आएगी ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने की, तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट होंगे। पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा नेट एक्सपोर्ट। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ये दोनों कंपोनेंट हट जाएंगे, यानी कि एडी क्या हो जाएगा आपका? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या होगा? इसको फ्री इकोनॉमी में बोला जाता है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा और इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं होता। यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और क्लोज्ड इकोनॉमी भी नहीं होगा। ऐसी इकोनॉमी आज के टाइम में आपको मिलेगी नहीं। बट जो हमारा सिलेबस ड्राफ्टेड है ना, जो हम अगले 3 चैप्टर करने वाले हैं, वो इसी के बेसिस पर करने वाले हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के बेसिस पर। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, याद है कौन कौन से 4 सेक्टर हैं? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, ये राजी। प्रोड्यूसर सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, ये आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने नेशनल इनकम वाले चैप्टर किए, वहां पर सर्कुलर फ्लो पढ़ा था। कितने सेक्टर का सर्कुलर फ्लो पढ़ा? 2 या 4? 2 का पढ़ा भाई। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड वाला ही तो पढ़ा। मनी फ्लो और रियल फ्लो। गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं लिखा उसमें हमने, है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी रोल नहीं लिखा हमने, बिकॉज हमारा सिलेबस ही ड्राफ्टेड है 2 सेक्टर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 सेक्टर सिलेबस में है ही नहीं। 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है। बहुत पहले होता था 3 और 4 सेक्टर, अब सिर्फ 2 सेक्टर है आपकी सिलेबस में। तो इसलिए ये चैप्टर भी जब आगे करेंगे हम, तो 2 सेक्टर ही करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लेकर ही सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। बट अभी मैं फिलहाल आपको सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। तो पहला काम क्या है, हम इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। लिखो, हमने एडी के कंपोनेंट पढ़े, सी, आई, जी, और क्या पढ़ा बताओ? बोलो बोलो, क्या पढ़ा? एक्स माइनस एम। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पता है सभी को? कौन करता है ये खर्चा? हाउस होल्ड। अगर आपको सर्कुलर फ्लो याद हो तो ध्यान से याद करो। प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर उन सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है, उस पेमेंट को कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड करता है, किस चीज के ऊपर करता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। दूसरा आ गया हमारे पास आई। आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो कौन करेगा ये खर्चा? ये खर्चा करेगा आपकी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर है। किस चीज के ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो दो तरीके की होती है, एक फिक्स और दूसरी इन्वेंट्री। उनके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाएगा क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है? वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। अच्छा, तीसरा मैंने बताया आपको जी। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बात करें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो ये नाम से ही पता लग रहा है कौन खर्च करने वाला है इसमें? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, या फिर खर्चों को डिफाइन किया जाता है एज पर बजटरी पॉलिसी। हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसमें डिफाइन करती है कि कितना खर्चा कहां पर करना है। दैट मीन्स एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा लगाना है, डिफेंस के ऊपर कितना पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा लगाना है, कितनी सब्सिडीज देनी है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और लास्ट आ गया हमारे पास एक्स माइनस एम, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ गया। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब एक एक करके हम जरा इनको अच्छे से समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को।
पहला कंपोनेंट आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कंपोनेंट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो सिंपल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो हाउस होल्ड्स, हमारे जैसे लोग डेली खर्च करते हैं किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। डेली लाइफ में जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो एज ए कंज्यूमर, उसे क्या बोला जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम। कोई बताएगा मुझे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम फैक्टर इनकम नहीं होती है, फैक्टर इनकम का पार्ट होता है डिस्पोजेबल इनकम। फैक्टर इनकम का पार्ट होता है डिस्पोजेबल इनकम। बोलो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम तो हो गई, ठीक है जी, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजिस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी फैक्टर इनकम हो गई। तो डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होगी? डिस्पोज का मतलब क्या होता है गरिमा? डिस्पोज का मतलब क्या होता है? डिस्पोज का मतलब खर्च करना, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब खर्च करने लायक इनकम। तो जो आप बोल रहे हो ना फैक्टर इनकम, अगर फैक्टर इनकम से मैं टैक्सेस माइनस कर दूं तो जो इनकम मेरे पास बचेगी वो डिस्पोजेबल इनकम बनेगी। फैक्टर इनकम से अगर हम टैक्सेस को माइनस कर दे तो जो इनकम बची वो क्या बची मेरी, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब जिसको मैं खर्च कर सकता हूं। खर्च कौन सी इनकम करूंगा? जो मेरे पास नेट इन हैंड आएगी, जॉब में हो, जॉब में सैलरी आएगी, सैलरी में से टैक्स वैक्स कट के आएगा आपके पास, तो वो सारी आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। हायर द डिस्पोजेबल इनकम, जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी आपके एक्सपेंडिचर उतने ही ज्यादा। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए टैक्स दे रहे हो, 90,000 रुपए आप खर्च करने के लिए रख सकते हो, जैसे मर्जी खर्च करो। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 30% मान लो आपने टैक्स दे दिया, अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, 70,000, तो खर्चे कम हो जाएंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड विद डिस्पोजेबल इनकम, हायर द डिस्पोजेबल इनकम हायर विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। पहली चीज क्लियर है? पक्का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन सेकंड आता है हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट है बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। हमारी कंट्री में प्रोड्यूसर्स प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, इनके ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा क्या कहलाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। कोई डाउट? अच्छा अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? अर्निंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं डिपेंड करती है, अर्निंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो अर्निंग ज्यादा होगी, बैड इन्वेस्टमेंट होगी तो अर्निंग कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता है इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट किस चीज से अफेक्ट करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या कहता है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्टलियर टू बोरो लोअर इन्वेस्टमेंट। समझे? आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ठीक है जी, कितनी भी कोई रिच कंपनी है हमारी कंट्री में, आप अगर उनकी बैलेंस शीट उठाकर देखोगे ना तो बोरिंग पड़ी होगी उनके पास। आप रिलायंस की बैलेंस शीट उठाकर देखोगे तो उनके भी खाते में कहीं ना कोई लोन पड़ा ही होगा। कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर देख लो, बहुत रेयर एक दो कोई कंपनी होगी जो डेट फ्री हो, मतलब जिसने लोन ना लिया हो, बाकी सभी कंपनीज लोन पर चल रही है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लोन होगा ही होगा। जब हमें गाड़ी खरीदनी होती है तो क्या हम सभी लोग कैश खरीदते हैं? चाहे पैसा है फिर भी हम कैश नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं, ईएमआई पर लेते हैं। बेटा चेक तो देते ही देते हैं बट इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, कैश तो बहुत रेयर ही कोई लेता है। बिजनेस में सुनो, बिजनेस में, हाँ, बिजनेस में जब कोई एसेट परचेज करी जाती है, करोड़ों रुपए की एसेट होगी, कोई भी बिजनेसमैन करोड़ रुपए ऐसे नहीं फंसाएगा अपने। वो क्या करेगा, उस पैसे से कुछ डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट पर मशीन खरीद लेगा, बाकी के पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा कि उतने रिटर्न आता रहे, इंस्टॉलमेंट निकलती रहे और फर्दर मेरी अर्निंग भी बढ़ती रहे। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पे खरीदेंगे तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो ऐसी सिचुएशन में मैं लोन तो नहीं लूंगा, लोन नहीं लूंगा, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, लोन लेना इजी हो जाएगा। ऐसे में मुझे अगर कोई एसेट परचेज करनी है तो मैं इजीली ले लूंगा। अगर घर लेना है किसी ने, मैं कहता हूं आज जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है होम लोन के ऊपर 8% चार्ज कर रहा है,
अगर मुझे थोड़ी बहुत समझ है तो मैं देखूंगा कि आने वाले टाइम में तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। आने वाले टाइम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में तो यार ये 10% पे चला जाएगा। कहने के लिए 2% है, जब आप इसे 30-50 लाख रुपए के लोन के ऊपर 2% कैलकुलेट करोगे और 25 साल की इंस्टॉलमेंट में, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे को फायदा है आज लोन लेने में 8% पे या 10% पे? आज लूंगा ना मैं लोन, उस टाइम में मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा अपनी। अच्छा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 8% से कम होकर 6% पर चले जाएगा, तो मैं कहूंगा थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कूल हो जाएगा तब हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये सीधा लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। समझ लो इसको अच्छे से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसका इनकम से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका इनकम से कुछ भी लेना देना नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बताओ। मैंने कहा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका इनकम से कुछ भी लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इनकम बढ़े इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम बढ़े इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। याद रहेगी ये बात पक्का। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? विच डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। अगर हमारी कंट्री में इनकम बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, हमारी कंट्री में इनकम कम हो रही है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। दो बातें याद रखनी है, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा? जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इनकम बढ़े घटे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा उतनी रहेगी। मैं कहूं कि मेरी इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ₹100 करोड़ की है और इस टाइम पर इनकम 1000 करोड़ की हो रही है कंट्री में। अच्छा, इनकम अब 2000 करोड़ की हो जाए तो भी ये 100 ही करोड़ रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? बिकॉज हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कुछ भी लेना देना नहीं है, इनकम बढ़े घटे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट उतनी रहेगी। हाँ, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अगर इनकम राइज होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी इंड्यूस में। और हम पूरा चैप्टर जो करने वाले हैं वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से करने वाले हैं। हमारे पूरे चैप्टर में हम शॉर्ट रन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। बेसिकली शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट वैसे भी चेंज नहीं होती, हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान के चलेंगे, मतलब हर जगह इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया? ठीक है जी। फिर तीसरा कंपोनेंट आता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट का खर्चा होगा किसके किसके ऊपर? पहला तो गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक मार्केट से। जो भी कंट्रीज प्रोडक्शन करती है कंपनीज, उनसे डायरेक्ट गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। बहुत सारी एसेट गवर्नमेंट परचेज करती है, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स। बता सकता है कोई कंज्यूमर गुड्स परचेज करके गवर्नमेंट क्या करेगी? कैपिटल गुड्स का तो पता लग गया, चलो मशीनरी है, गवर्नमेंट की कंपनीज में काम आएगा। कंज्यूमर गुड्स परचेज करके गवर्नमेंट क्या करेगी? किसको किसको जरूरत है? किसको? बफर स्टॉक में जाता है। और वो स्टॉक कहां यूज होता है फिर? बफर स्टॉक जो जाता है, बेसिकली बफर स्टॉक तो सिर्फ नेचुरल क्लैमिटीज के टाइम पर यूज होगा। एक तो वहां पर स्टोर करेगी, मतलब एमएसपी सुना है सभी ने? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स परचेज कर लिए, गेहूं चावल दाल वगैरह खरीद के रख लिया अपने पास। अब उसका दो टाइम पर यूज होगा, पहला तो बफर स्टॉक में डाल दिया, दैट मींस जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी वहां पर यूज किया जाएगा। एक गवर्नमेंट का स्कीम भी तो चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। गांव में राशन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 80 करोड़ लोगों को कोविड से गवर्नमेंट ने अनाज देना शुरू किया था। हमारी कंट्री में 80 करोड़ लोग, परिवार ने 80 करोड़ लोगों को राशन जाता था, गेहूं चावल दो चीजें मिलती थी। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
कुछ बोला किसी ने? मुझे समझ में सारा आता है यहाँ पर भाई, और आवाज भी पहचान लेते हो, इतने अच्छे गाने मेरे। किसी ने भी बोला हो, मेरे को समझ में भी सब कुछ आता है, हिंदी अच्छी आती है मेरे को, तुम्हारी सारी भाषा समझ में आती है, तो डिसिप्लिन में रहा करो थोड़ा सा। सुनो, पीडीएस के थ्रू राशन बांटा जाता है, तो गवर्नमेंट इसलिए परचेज करती है, जो फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहां पर जाता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आगे देखो दूसरा, गवर्नमेंट एक पैसा और खर्च करती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट का खर्चा होता है। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो वो जो सैलरी आ रही है, जॉब करते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आता है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, गवर्नमेंट बाहर से भी डायरेक्टली परचेज करती है, जैसे थोड़े टाइम पहले रफाल परचेज किए, ठीक है जी, 2015-16 में या 17-18 में तकरीबन S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज किया था रशिया से, जो अभी लास्ट ईयर जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो वो ड्रोन अटैक बचाने के लिए यूज किया गया था। इसी तरीके से कई बार मिसाइल परचेज करी जाती है, कई बार गन परचेज किए जाते हैं, और भी बहुत सारी परचेज की जाती है, दाल तक परचेज करनी पड़ती है कई बार। होता क्या है, इनिशियली हमने प्रोडक्शन किया दाल, अच्छी क्वालिटी की दाल हमने एक्सपोर्ट कर दी पहले तो, ठीक है जी, इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि बीच में शॉर्टेज पड़ गई कंट्री में, तो फिर क्या करते हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती है, दालें महंगी हो जाती है जिस टाइम पर, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक खर्चा हो जाता है। तो ये सारे खर्चे हो गए गवर्नमेंट के, जो कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आता है हमारे पास, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में दो चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट का देखो, नेट एक्सपोर्ट का मतलब तो क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। जो गुड्स हमने बनाए, हमारे गुड्स अगर विदेशों में खरीदे जा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट, और हम अगर विदेशों से गुड्स परचेज करके इंडिया में ला रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस इज नेट एक्सपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट। ये होता है ट्रेड सरप्लस, कि कंट्री को फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। अच्छा, ये उल्टा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए इंपोर्ट ज्यादा, तो नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, कि आपकी कंट्री घाटे में उस टाइम। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट थे, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जरा मैं डिक्टेट करवाऊंगा आपको। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल अगला टॉपिक है हमारे पास। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, बेसिकली ये भी बिल्कुल वैसा ही एक टेबल है। ये टेबल क्या दिखाएगा, द टेबल शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, सीधा रिलेशन होता है इनकम का डिमांड के साथ। जैसा देखो, इट इज अ शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, कि हमारी कंट्री में अलग अलग इनकम के लेवल के ऊपर एग्रीगेट डिमांड कितनी है। जब उसको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। एंड इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, इनकम जितनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड उतनी ज्यादा होगी। एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, वही वाला पॉइंट, इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम एडी इवन व्हेन इनकम इज जीरो, ये पॉइंट समझ लो। हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में किसी सिचुएशन पे इनकम जीरो होगी, बट स्टिल वहां पर एग्रीगेट डिमांड होगा ही होगा। जीरो इनकम के ऊपर भी डिमांड होगी, कैसे, एक सिचुएशन आ गई कि इनकम जनरेट नहीं हो रही बट डिमांड फिर भी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, चाहे कंट्री में पैसा हो या ना हो। जीरो इनकम के ऊपर भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगा। फिर इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन एडी, ये कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। जब इनकम इंक्रीज होना शुरू होती है तो इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू कंजम्पशन, बिकॉज सेकंड नीड अराइज हो जाती है, लोग फिर पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। हमारा अभी जो इसमें समझना है हमने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो शो करता है एग्रीगेट डिमांड को कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम के ऊपर हमारी कंट्री में डिमांड कितनी है। अब ये टेबल हमने बनाया है, देखो जरा, ये रहा टेबल। इस टेबल को समझो जरा, हमने इनकम ली 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, ये किसी भी तरीके से इंक्रीज हो सकती है। मैंने एक रैंडम टेबल जनरेट किया हुआ है, रैंडम इनकम ले ली। अच्छा, जब इनकम 0 है उस सिचुएशन में कंजम्पशन कितना है हमारे पास, 50।
ये होगा ही होगा जीरो इनकम के ऊपर भी कंजम्पशन। क्यों होगा? हमारी बेसिक नीड्स की वजह से। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहा है, 50 से 75, 100, 150, 200। देखो इसको मैंने जब तक 50-50 इंक्रीज किया, इसको 25-25 इंक्रीज किया। जब इसको 100-100 इंक्रीज कर दिया तो इसको 50-50 इंक्रीज कर दिया। ऐसा होता है जब इनिशियली हमारी इनकम कम होती है तो खर्चे ज्यादा होते हैं, जब इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है तो हम खर्चे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ के साथ हम सेविंग की तरफ भी जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है तो मैंने कंजम्पशन को 50-50 इंक्रीज किया, मतलब कि 50 मैंने क्या करना शुरू कर दिया होगा, सेव। और ये पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल के नहीं। इन्वेस्टमेंट हमने 100 रखी है कांस्टेंट, क्यों रखी है बताओ? बिकॉज ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका इनकम से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। इनकम बढ़े घटे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही रहेगी। फिर हमने एडी कैलकुलेट कर लिया, एडी का फॉर्मूला पता लग चुका है आपको, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को ऐड कर लिया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 50 प्लस 100, 75 प्लस 100, ये मेरा आ गया एग्रीगेट डिमांड। एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है, बराबर है हमारे, 300, उसको बोला जाता है इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ये अगले चैप्टर का पार्ट है, ठीक है जी। ध्यान से समझ लो, मैंने इनकम 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 लिया, कंजम्पशन 50, 75, फिर 100, फिर 150, फिर 200, 250, 300, इस तरीके से लिया। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ड्यू टू ऑटोनोमस, दोनों को ऐड किया, एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब ये कंप्लीट एक एडी शेड्यूल बन गया, जो क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री में, एग्रीगेट डिमांड भी वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। अब इसको ही अगर मैं डायग्राम में प्रेजेंट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, एडी शेड्यूल। तो देखो मैंने प्रेजेंट, एडी कर्व मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, देखो ये देखो ये कर्व। देखो पहला पॉइंट समझो जरा, सेम टेबल से इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है। जब ये टेबल बनाओगे ना, एक चीज याद रखनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर गैप बराबर रखना। गैप बराबर का मतलब देखो, मैंने यहाँ 50, 100, 200, यहां पर मेरा 150 आ जाएगा, यहां मेरा 250 आ जाएगा। दोनों एक्सिस पर गैप बराबर होने चाहिए, एक्स पर भी और वाई पर भी, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। ये सीधा सा फॉर्मूला होता है जब भी मैं ग्राफ पर कोई चीज ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ 50-50-50 रख लेना, यहाँ भी 50-50-50 करके रख लेना। अब इन्वेस्टमेंट अगर देखो तो 0 पर 100 थी, 100 पर भी 100 थी, 200 पर भी 100, 300 पर भी 100, 400 पर भी 100। तो ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन मेरा ड्रॉ हो गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट कर्व। ब्लू कलर वाला कर्व क्या हो गया मेरा, इन्वेस्टमेंट कर्व। फिर हम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करेंगे। 0 पर कंजम्पशन कितना था आपका, 50। फिर उसके बाद 50 पर कंजम्पशन था आपका 75, फिर 100 पर कंजम्पशन था आपका 100, ऐसे ही फिर 200 पर कंजम्पशन आ गया 150, सो ऑन। तो ये मेरा कंजम्पशन कर्व बन गया येलो कलर में, अपवर्ड स्लोपिंग इज माय कंजम्पशन कर्व। फिर टेबल चेक करना आप, 0 पर टेबल में एडी कितना है आपका, 150, तो 0 पर 150, फिर उसके बाद 100 पे आपका 200 आ गया होगा, ऐसे ही 200 पर 300, 250 आ गया, 300 पर 300 आ गया। तो ये जो रेड वाला कर्व हो गया अपवर्ड स्लोपिंग, मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। ये डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा बट आगे चैप्टर में यूज जरूर होगा, एडी